देखो बेटा, आज हमको क्या पढ़ाई करनी है। आज हमें क्लास 12 का यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर को पढ़ना है। और उस चैप्टर में भी हमें जो आर्टिकल पढ़ना है, हेडिंग पढ़नी है, वो है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हैं, जिनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, जिसे हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि आर्टिकल का नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, सबसे पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, विद्युत अपघटन होता क्या है, आखिर किस प्रक्रिया को आप विद्युत अपघटन कहते हैं। तो बेटी बड़ा सामान्य सी बात है, विद्युत अपघटन होता क्या है, इसको कैसे पहचाने। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बताता हूं कि विद्युत अपघटन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। बस ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जो विद्युत धारा के प्रवाह पर संपन्न होती है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो जिसको हम नॉर्मल किसी भी तरीके से संपन्न ना करा सकते हो, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए यदि हम उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करें, उस पदार्थ के घोल में विद्युत धारा का प्रवाह करें, और पदार्थ के घोल में विद्युत धारा के प्रवाह के होते ही यदि रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने लगे, तो हम इस घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। अच्छा, विद्युत अपघटन के कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। विद्युत अपघटन में होता क्या है। विद्युत अपघटन में होता यह है कि एक पदार्थ कम से कम दो आयनों में टूटता है। कोई भी एक पदार्थ है जिस पदार्थ पर आपको विद्युत अपघटन की रासायनिक प्रक्रिया को संपन्न करवाना है, उस पदार्थ को क्या करना होता है, आप उस पदार्थ को कम से कम विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान कम से कम दो भागों में क्या करते हो, ब्रेक करते हो। क्योंकि विद्युत अपघटन का प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसलिए मैं केवल आ जाता हूं कि प्रथम नियम पर कैसे वर्क होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कैसे। मैंने एक ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रखा है, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं इसको। अब इसका नाम विद्युत अपघटनी सेल क्यों पड़ गया, क्योंकि विद्युत अपघटन प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए, पूर्ण कराने के लिए जिस सेल का प्रयोग करेंगे उस सेल को कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर वर्क कैसे होता है, मैं इस बात को जानता हूं। जैसे मैंने क्या कर रखा है कि मेरे पास एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इस सोडियम क्लोराइड को मैंने किसके साथ भर दिया है, जल। अच्छा, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है। और विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा होता है, जो पदार्थ ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जैसे ही हम उसे जल में घोल देते हैं, किसी ध्रुवीय विलायक में घोल देते हैं या गलित अवस्था में ले आते हैं, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक क्यों हुआ ये, कि जब हमने सोडियम क्लोराइड के टुकड़े को जल में घोला, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा जो है वो दो विशेष प्रकार के आयनों में ब्रेक हुआ होगा, Na पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। अब मैं देखता हूं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कैसी हुई। क्या है, हमारे इस विद्युत अपघटनी सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ऐसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। नेगेटिव चार्ज प्लेट का अर्थ है इस प्लेट पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। अभी इस घटना को कुछ ऐसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव चार्ज को समझेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अभी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान Cl माइनस चार्ज का मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्लोरीन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर अपने आप को वहां मुक्त कर लेगा, जमा कर लेगा या एकत्रित कर लेगा। सेम चीज सोडियम पर भी होती है, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसका अर्थ यह है कि सोडियम पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। क्योंकि सोडियम पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यह सोडियम उस प्लेट पर जाकर मुक्त होगा, एकत्रित होगा, चिपक जाएगा, जमा हो जाएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्योंकि सोडियम की आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पॉजिटिव चार्ज था, यह नेगेटिव चार्ज प्लेट पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस प्रकार से क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर चिपकता रहेगा, और सोडियम आयन जो है वो सोडियम के फॉर्म में नेगेटिव प्लेट पर चिपकता रहेगा।
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती रहेगी और हमें उस दौरान नमक के घोल से एक प्लेट पर क्लोरीन गैस मिलेगी और दूसरी पर सोडियम चिपका हुआ मिलेगा। तो फैराडे के प्रथम नियम में हमें क्या पढ़ना है? फैराडे के प्रथम नियम में हमें इस बात को पढ़ना है कि यदि विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य का एक कंपोनेंट पॉजिटिव प्लेट पर चिपकता है और दूसरा कंपोनेंट निगेटिव प्लेट पर चिपकता है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के आधार पर हमें इस बात को पता करना है कि आखिर अगर सोडियम यहां प्लेट पर चिपकता रहेगा तो सोडियम की कुछ ना कुछ मात्रा यहां चिपक जाएगी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान जब सोडियम इस प्लेट पर चिपकता रहेगा, मैंने मान रखा है कि सोडियम की W ग्राम अमाउंट सोडियम की जो है प्लेट पर चिपक गई है, या सोडियम की सोडियम की W ग्राम मात्रा हमें प्लेट पर जमा हुई मिली है। तो ये W ग्राम जो मात्रा है ये किस बात पर डिपेंड करती है? इसको बताया गया था फैराडे के प्रथम नियम में। तो जान गए फैराडे का प्रथम नियम क्या बताता है? फैराडे का प्रथम नियम बताता है कि विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया होती है उस दौरान इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होते हैं, उन मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किस बात पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोडों पर डिपेंड करती है, या इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित चार्ज पर डिपेंड करती है, या विद्युत अपघट्य पर डिपेंड करती है, या अन्य किसी चीज पर डिपेंड करती है? इस बात को बताया गया था फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में। तो एक काम कर लेते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखते भी हैं और फिर उसको समझते भी हैं क्या है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। क्या बोलता है फैराडे के नियम के अनुसार? लिखा है किसी विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल जान गए ना बेटा? विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पर हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं। तो कहता है किसी विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातु की मात्रा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ, अगर आप मुक्त नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा। मैंने मुक्त लिख रखा है, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघटनी सेल, उस विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड उस विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड पर आरोपित आवेश की मात्रा, आरोपित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। बेटा ये हो गया विद्युत अपघटन का प्रथम नियम जो कि फैराडे ने बताया था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको सिंबल के रेट्स पे भी लिख लेते हैं, सिंबल के फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो कहता है किसी विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, और आपको याद होगा पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई है उसे मैंने W से लिख रखा है। तो मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को मैंने कैसे लिख लिखा है? कैपिटल W से। और वो जो पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोडों पर आरोपित आवेश के। तो पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पर लगाए गए आवेश पर, या इलेक्ट्रोड पर आरोपित आवेश पर, या इलेक्ट्रोड पर उपस्थित आवेश पर डिपेंड करती है। अर्थात इसका अर्थ एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर जितना अधिक आवेश होगा, इलेक्ट्रोडों पर आवेश की मात्रा जितनी भी अधिक होगी, बेटा इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी।
आप कम आवेश लगाओगे या अल्प मात्रा में लगाओगे तो सोडियम कम अमाउंट में प्लेट पर चिपकेगा, लेकिन जैसे ही आप आवेश की मात्रा को बढ़ा देते हैं सोडियम की अधिक से अधिक अमाउंट जो है वो प्लेट पर चिपक जाएगी। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और कोई पूछेगा कि W क्या है तो हम इसको बता देंगे कि W क्या है। लिखेंगे जहां W इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। जबकि बेटा एक और चीज लिख सकते हैं, Q क्या है, Q इलेक्ट्रोड पर उपस्थित या आरोपित आवेश। तो आप इन दो बातों को विशेष ध्यान रखोगे कि W और Q आपने क्यों यूज किया, कि W और Q का अर्थ क्या है। यहां पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, काम कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो W बेटा प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो आप इक्वल टू का साइन लगा लोगे। और आपने हमेशा पढ़ा है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हो इक्वल टू लगाते हो, आपने एक काम रखा है, हमेशा कर रखा है क्या, कि आप कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हो। तो मैंने इस बार बेटा एक कांस्टेंट ऐड कर दिया है Z, और साथ में लिख रखा है Q। तभी बात आती है Z क्या है, तो हम बताएंगे। देखो Z के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन क्या बताएंगे, लिखेंगे जहां Z एक स्थिरांक है। तो मैंने सबसे पहले लिखा जहां Z क्या है, एक स्थिरांक है, इसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का, इसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बेटा कैपिटल Z के लिए कुछ बातें बता सकते हो कि Z पूछेगा क्या, तो हम बताएंगे सबसे पहली बात, क्योंकि समानुपाती के निशान को हटाकर हमने बराबर के निशान लगाया है, इसलिए ये कांस्टेंट है। ये इसलिए मैंने लिख रखा है कि जहां Z एक स्थिरांक है और इसे विद्युत अपघट्य, मैंने दो बार इसको लिख रखा है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। इसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको बोलते हैं। अभी एक काम और कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से आ जाता है। कैसे अलग तरीके से आ जाता है, इसी फॉर्मूले को देखो लिखते हैं। W इज इक्वल टू Z की जगह पर मैंने बेटा Z लिख रखा है, और साथ में एक और चीज देखेंगे Q। Q होता है आवेश की मात्रा, और आपने हमेशा इसको इस प्रकार से देखा है कि अगर Q आवेश की मात्रा है तो हम आप इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा सकते हैं I इंटू टी। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू धारा के प्रवाहित होने का समय। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो Z आई टी, और एक बेटा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा W बराबर Z आई टी। अब W बराबर Z आई टी मैंने फैराडे के प्रथम नियम से निकाल लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ ऐसा डिफिनीशन आता है, कहता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, हम जान गए स्थिरांक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए। तो अब बात करेंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या होती है। तो इस बात को भी पढ़ते हैं। इधर मैं यहां लिखूंगा अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक कि इस बात पर चर्चा करेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता क्या। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को बेटा इसी फॉर्मूले से ही W इज इक्वल टू Z आई टी से,
या W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू के फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, इनमें से किसी एक फॉर्मूले को ले लेते हैं, उससे डिफाइन कर लेते हैं। कैसे इसको लिखेंगे? देखो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू ZIT। इनमें से मैं कुछ विशेष प्रकार की कंडीशंस लगा देता हूं। कैसी कंडीशन? इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इसको ध्यान देने वाली बात है। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर का मतलब है यदि विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया हो, और साथ में क्या लिखते हैं, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और हमने वो विद्युत धारा जो है वो केवल 1 सेकेंड तक प्रवाहित की है। विद्युत अपघटनीय सेल लिया, उसमें हमें विद्युत अपघटन कराना है, और उस विद्युत अपघटन को मैंने कौन सी कंडीशंस पे किया? 1 एम्पियर के करंट को फ्लो कराया और केवल 1 सेकेंड तक, अर्थात 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रोवाइड किया गया। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रोवाइड किया हो गया तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया तो हुई होगी, और उस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर कुछ ना कुछ पदार्थ भी जमा होगा। तो बेटा उस 1 सेकेंड के अंतर्गत जितना भी पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ होगा, उस पदार्थ की मात्रा को ही कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो मैं इसको लिखूंगा भी कैसे? अगर हम ये 2 कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है बेटा वो कैसा हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा W, देन W इज इक्वल टू, बेटा Z की जगह पे Z रखेंगे, I की जगह पर 1 रखोगे, T की जगह पे भी 1 रखोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसका सॉल्यूशन का, और W की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? Z के बराबर आ जाएगी। W क्या था? इलेक्ट्रोड पर जमा हुई, एकत्रित हुई या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, और Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। मैं देखो परिभाषा कैसे पढ़ के दिखाता हूं। यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में, सबसे पहली बात है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया किस सेल में होगी? विद्युत अपघटनीय सेल में। तो यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रोवाइड किया जाए, तो विद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा या जमा हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसको ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए या जमा हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा, और यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऐसे आसानी से इसको डिफिनेशन कर सकते हो आप। तो मैं क्या लिखता हूं कि इस पे इसको लिख भी देते हैं क्या? यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो सेल के इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा बेटा बाकी को इधर लिख लेते हैं, जमा हुई पदार्थ की मात्रा, ध्यान रखना। इसके बाद यहां जमा हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो बेटा ये हो गया विद्युत अपघटन का प्रथम नियम जो फैराडे ने दिया था। हाँ, इसमें से एक बात और अपने दिमाग में बना करके रखने की चाहिए
क्या बना करके रखनी चाहिए। कभी क्या होता है डिफिनीशन में ये वाली बात की जगह पर कुछ दूसरा कुछ लिख कर आ जाता है। क्या सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रोवाइड किया जाए। जहां मैंने इस बात को लिखा रखा है वहां लिख देता है 1 कूलाम का आवेश आरोपित किया जाए। तो बेटा भी ध्यान देने वाली बात है, 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित होगी तो आवेश भी तो 1 ही कूलाम होगा। Q इक्वल टू I इंटू टी से अगर आप आवेश की अमाउंट निकालोगे तो धारा का भी मान 1 एम्पियर और समय भी 1 सेकंड, आवेश निकालोगे 1 कूलाम आएगा। तो कभी कभी क्या होता है इस लंबे वाले शब्द की जगह में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रोवाइड किया जाए, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है कि 1 कूलाम के आवेश को आरोपित किया जाए। तो अगर ऐसा लिखकर भी आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या सोचता हूं कि हमें दोनों ही प्रकार से इसको आना चाहिए, एक तो एम्पियर और सेकंड पर भी आना चाहिए, दूसरा आवेश पर भी आना चाहिए। तो बेटा जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आर्टिकल है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम जो फैराडे ने दिया था, आप इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद हम फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम पढ़ते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। बेटा देखते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को देखते हैं। और फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम मैंने कुछ फिगर भी बना रखा है, कुछ लिख भी रखा है। पहले समझते हैं विद्युत अपघटन के फैराडे का द्वितीय नियम है क्या। तो विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम जो फैराडे का है उस नियम में फैराडे ने 3 विद्युत अपघटनी सेलों को लिया है। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, 2 विद्युत अपघटनी सेलों को लेकर भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। मैंने 3 बना रखे हैं और तीनों विद्युत अपघटनी सेलों में से एक विशेषता है कि मैंने इन तीनों सेलों को एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्शन किया है। एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब होता है जैसे ही इस सेल का निगेटिव टर्मिनल खत्म हुआ मैंने इसके निगेटिव टर्मिनल को अगले वाले के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार के कनेक्शन को या इस प्रकार की कनेक्टिविटी को आप बोलते हो श्रेणी क्रम संयोजन। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा श्रेणी क्रम संयोजन है ये। और श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने अगर 3 विद्युत अपघटनी सेलों को एक साथ फिक्स कर रखा है, लगा रखा है, और इन तीनों सेलों पर एक साथ विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, एक साथ मैंने इन तीनों सेलों पर विद्युत धारा को प्रोवाइड किया है, तो मैं क्या सोचता हूं श्रेणी क्रम में 2 विशेषताएं निकल करके आती हैं। पहली विशेषता क्या है कि तीनों ही सेलों को, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, इन तीनों सेलों को विद्युत धारा की समान मात्रा मिलती है। मतलब मैं क्या सोचता हूं अगर इसको 2 एम्पियर का करंट मिल रहा होगा, इसको भी 2 एम्पियर को करंट मिलेगा और इसका भी 2 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। पहली विशेषता श्रेणी क्रम के लिए कि हम लोगों ने जैसे ही सेल पर विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ किया, तीनों सेलों को, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, तीनों सेलों को समान मात्रा में विद्युत धारा मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीनों सेलों को समान समयांतराल के लिए भी विद्युत धारा मिलती है। और इसको 4 मिनट के लिए विद्युत धारा दी तो इसको भी 4 मिनट के लिए मिलेगा, इसको भी 4 मिनट के लिए ही विद्युत धारा मिलेगी। तो श्रेणी क्रम के लिए विशेषता होती है भैया धारा भी सबको सेम मिलती है और सबको समान समय तक मिलती है। एक बार आपने कनेक्शन को समाप्त कर दिया, तीनों सेलों पर विद्युत धारा का प्रवाह उसी क्षण रुक गया, और जब आप स्टार्ट भी करोगे तीनों को एक साथ ही धारा मिलनी स्टार्ट होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन करते हुए विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को पढ़ते हैं। मैंने कुछ बातें लिख रखी है। अच्छा, पहले मैंने विद्युत अपघटनी सेल पर एक केमिकल भर रखा है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना है, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरे पर मैंने कॉपर सल्फेट का जली विलयन भर रखा है और तीसरे पर मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड का जली विलयन भर रखा है। अब होगा क्या कि जब भी विद्युत अपघटन प्रक्रिया होगी, Ag क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखेगा निगेटिव प्लेट पे चिपकेगा, इस पे कॉपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा या इसकी निगेटिव प्लेट पे चिपकेगा। मैं बना भी देता हूं, Ag यहां चिपक जाएगा, कॉपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए निगेटिव चार्ज प्लेट पर चिपकेगा, Al पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए निगेटिव चार्ज प्लेट पर ही चिपकेगा। इस प्रकार से समस्त सेलों के इलेक्ट्रोडों पर कुछ ना कुछ मात्रा में पदार्थ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब जब पदार्थ जमा हो जाएगा तो इसका जमा हुए पदार्थ का अध्ययन किया था फैराडे ने, और फैराडे ने एक नियम बनाया। वो नियम क्या है उसको पढ़ते हैं। क्या क्या लिखता है, यदि कई विद्युत अपघटनी सेलों को, तो मैंने 3 विद्युत अपघटनी सेल लिए, आप 2 भी ले सकते हैं। यदि कई विद्युत अपघटनी सेलों को एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए, तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान
और हम इस दौरान इनका विद्युत गठन करवाएं, तो उस विद्युत गठन प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त पदार्थ की मात्रा, उस समय जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जमा होगा या मुक्त होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पदार्थ की जमा हुई मात्रा या मुक्त हुई मात्रा उन पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। सिल्वर की जमा हुई मात्रा सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। कॉपर की जमा हुई मात्रा कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड पर जमा हुई मात्रा, मुक्त हुई मात्रा या एकत्रित हुई मात्रा एल्यूमिनियम के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। किसी पदार्थ की मात्रा उसी के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अर्थात हम इसको अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है पदार्थ के तुल्यांकी भार के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको सॉल्व करके न्यूमेरिकली सॉल्व करके अगर एक फॉर्मूला बनाने की भी कोशिश करूं, देखो कैसे। पहले सेल, भाई इसमें से कितने सेलों को यूज किया गया? 3 सेलों के लिए। मैं एक सेल के लिए यूज करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करूंगा फॉर फर्स्ट सेल। अगर मैं पहले सेल के लिए गणना करना स्टार्ट करूं तो पहले सेल के लिए मैंने क्या मान रखा है? पहले सेल के लिए इलेक्ट्रोड पर जमा हुई मात्रा कितनी है? W। मैंने माना कि सिल्वर जब इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ तो सिल्वर की कितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा हुई? W1 मात्रा जमा हुई। तो यह समानुपाती होता है उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार। तो उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार समानुपाती होता है, तो मैंने लिख दिया E1। W1 हो गया सिल्वर की अमाउंट, तो E1 हो गया सिल्वर का तुल्यांकी भार। ये फर्स्ट सेल के लिए कैलकुलेशन हो गया। मैं इसको एक काम कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1। अगर मैं यही कैलकुलेशन सेकेंड सेल के लिए करता हूं, मैंने मान लिया सेकेंड सेल पर जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा हुआ है उसकी मात्रा है W2 और उसका तुल्यांकी भार है E2। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया या दूसरी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में मिलाते हुए। तो दोनों इक्वेशंस को आपस में कैसे मिलाएंगे? दोनों का सबसे पहले एक काम करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। पहले इक्वेशन को प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे अगर तो बेटा W1 इज इक्वल टू K E1 आपको याद होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, W2 इज इक्वल टू K E2। तो अब क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो इस टाइप का बनकर के आ गया है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने इस टाइप से बना रखा है। तो इस प्रकार से मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को तैयार कर रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड। और डिवाइड करोगे बेटा बड़ा आसान सा है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू बेटा K को कैंसिल कर देगा, ऊपर बचेगा E1 अपॉन E2। अभी क्या पता है हम लोगों को? W के फॉर्मूले भी तो लगा सकते हैं। आपने विद्युत गठन के प्रथम नियम पर पढ़ा था। W का एक फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू ZIT। अब बेटा अगर W यहां पर भी लिखा हो, हम चाहें तो उसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। प्रथम नियम से कोई पूछता है सर प्रथम नियम क्या था? मैंने लिख रखा है यहां पे, W इज इक्वल टू प्रथम नियम था ZIT। अगर ये प्रथम नियम लगाते हो तो बेटा W1 के लिए देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। W1 के लिए हो जाएगा Z1 I1 T1 और बेटा W2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Z2 I2 T2 इज इक्वल टू सामने लिखा हुआ है E1 बाई E2। अभी बेटा यहां सोचने वाली थोड़ी सी बात है, अपने दिमाग को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? W1 के लिए फॉर्मूला लग गया, ठीक है, W2 के लिए फॉर्मूला लग गया, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा था, श्रेणी क्रम संयोजन में एक विशेषता थी, दो विशेषताएं थी जो मैंने बताई थी। पहली विशेषता कि
दोनों ही सेलों को बराबर धारा मिलती है। I1 और I2 का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि I1 और I2 ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने दोनों जगह क्या लिख रखा, I। और मैंने ये भी बताया था कि एक सेल में जितने समय के लिए धारा मिलेगी, दूसरे सेल में भी उतने ही समय के लिए धारा मिलेगी। अर्थात T1 और T2 भी आपस में कैसे हैं, सेम, क्योंकि दोनों को समान समय तक धारा मिलनी है और समान मात्रा में धारा मिलनी है। तो समान समय तक मिलनी है और समान मात्रा में मिलनी है, तो समय और धारा की मात्रा को हम कैंसिल कर सकते हैं और फॉर्मूला बनकर तैयार होगा बेटा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखो अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक जगह फॉर्मूला मिला था, ये वाला क्या फॉर्मूला मिला था, देखो अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से बनाया जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है कि हमारे पास फॉर्मूला था W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला था साथ में E1 बाई E2। और बेटा इसी में से जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, E1 बाई E2 की वैल्यू किसके बराबर है, Z1 बाई Z2, तो साथ में लिख सकते हैं Z1 बाई Z2। ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखने लायक है। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। अब थोड़ा सा और इसमें से दिमाग का यूज कर देते हैं। क्या दिमाग का यूज कर लेते हैं, इसको इधर देखो, देखते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि W1 प्रोपोर्शनल टू E1 था, आपने उससे फॉर्मूला क्या बनाया, W1 अपॉन W2 E1 बाई E2। सेम चीज आप इसको ढक सकते हैं। इस बार E1 के सामने Z1 है, E2 के सामने Z2 है। अगर आप प्रोपोर्शनल वाले फॉर्मूले से रेशियो वाला फॉर्मूला बना सकते हो, तो सेम उसी तरह इस बार रेशियो वाले फॉर्मूले से प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला बनाना है। तो E1 के सामने Z1, E2 के सामने Z2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू Z। इसको आसानी से या ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 प्रोपोर्शनल टू Z1 लिख सकते हैं, या E2 प्रोपोर्शनल टू Z2 लिख सकते हैं। तो हम E प्रोपोर्शनल टू Z भी लिख सकते हैं। अगर E प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और भी वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, E प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो बेटा मैंने एक कांस्टेंट लगा रखा है F, और तब फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू F इंटू Z। अब पूछेगा F क्या है, तो बेटा सभी को पता है, समानुपाती का निशान हटाया है, कांस्टेंट लगाया है, तो हम बताएंगे F जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्थिरांक है, और इसे फैराडे स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को यहां बताएंगे, जहां कैपिटल F एक क्या है, स्थिरांक है, इसे फैराडे स्थिरांक या नियतांक कुछ भी लिख सकते हैं आप, स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक ध्यान रखने वाली बात है बेटा, E इज इक्वल टू F इंटू Z। ये फॉर्मूला बहुत ही याद रखने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ये फॉर्मूला उस समय आएगा हम लोगों के लिए, और मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आपको लगेगा ये कहां से आ गया। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, E इज इक्वल टू FZ का फॉर्मूला जो है वो आपको तैयार रखना है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम इसको न्यूमेरिकल पर यूज करेंगे। अच्छा, फैराडे के द्वितीय नियम में अभी भी एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों से छूटी जा रही है कि फैराडे नियतांक है या स्थिरांक है। अगर ये नियतांक या स्थिरांक है तो फैराडे नियतांक या स्थिरांक होता कितना है, आखिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, या इसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं क्या बोलता हूं, अगर ये नियतांक है, नियत अंक, ये एक नियत अंक है, इस नियत अंक की कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो होती होगी। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इस फैराडे नियतांक के लिए वो वैल्यू निकाल के देखनी है कि फैराडे नियतांक किसके बराबर होता है, कि वैल्यू क्या होती है। तो बेटा फैराडे नियतांक क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको यहां लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या लिखते हैं लाइन पर,
फैराडे नियतांक, जिसको बेटा कैसे लिखते हो, कैपिटल एफ से लिखते हो, का मान 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित करता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित करता है। तो जो फैराडे का नियतांक होता है कैपिटल एफ, वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को। अब इसको कैलकुलेट देखो बेटा कैसे कर सकते हैं। फैराडे नियतांक मैंने लिख दिया एफ, फैराडे नियतांक 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश। तो अभी मैं क्या चेक करता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, क्योंकि 1 मोल में तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन व्हेन फैराडे चार्ज इज इक्वल टू, बेटा अभी क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। अगर इन दोनों को आपस में गुणा कराओगे तो बेटा आएगा 96,488.4 कूलम आवेश। ये चार्ज आपको दिखेगा। तो 96,488.4 कूलम आवेश कैलकुलेट करना लगभग इतना ही आएगा। और कैलकुलेट करने से, क्योंकि 96,488 आया, लोगों ने प्रैक्टिकली यूज करने के लिए इसको एक निश्चित वैल्यू माना, और वो वैल्यू क्या मानी, 96,500 कूलम। तो मैं क्या बोलता हूं, 96,488.4 ये जो वैल्यू है वो नियरेस्ट वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो है 96,500 के, क्योंकि ये वैल्यू 96,500 के आसपास आती है। हमने कैलकुलेशन के लिए 96,500 कूलम का ही यूज करना है आगे। तो बेटा आज हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम से रिलेटेड जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तो एक काम करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, तैयार रखेंगे, और जो भी क्वेश्चन इनमें से आपको समझ में नहीं आता है, यूट्यूब ने अपने सॉफ्टवेयर पर कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया है कि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप बताएं हमको वहाँ पे कि हम सर हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, उसको हम वहीं क्लियर करेंगे। तो बाकी की पढ़ाई के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।